अभी नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस। At frequencies nu1 and nu2, ratio of kinetic energies are 1:k. Then threshold frequency is given by. Okay, यहाँ पे क्या दिया है? At frequencies nu1 and nu2, अभी nu1 एंड nu2 ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जीज विल बी डिफरेंट। ओके, kinetic energies will be different. So therefore let these kinetic energies are k1 and k2. Okay, at frequencies nu1 and nu2, kinetic energies are ratio of kinetic energy is given. Ratio of kinetic energies is 1/k है। Then threshold frequency कितनी है? Then threshold frequency is given by frequency is. Okay, so this is the question. अभी ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। जब फ्रीक्वेंसी nu1 है तो सपोज काइनेटिक एनर्जी कितना है? k1 है। एंड जब फ्रीक्वेंसी nu2 है तो सपोज काइनेटिक एनर्जी कितना है? k2 है। तो इसके दो इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन आ जाएगा h nu1 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस k1। ओके, क्योंकि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी रहता है, लेकिन फाई नॉट हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे न्यू नॉट होना जरूरी है। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, h nu1 इज इक्वल टू फाई नॉट, मतलब h nu नॉट रहता है, ओके, प्लस k1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन फॉर कंडीशन 1। एंड सेकंड कंडीशन का इक्वेशन अभी क्या आ जाएगा देखिए, h nu2 इज इक्वल टू फाई नॉट, मतलब h nu नॉट वंस अगेन प्लस k2। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी k1/k2 दिया है। k1/k2 कितना है? k है, इस तरह से बोला है, दैट इज 1/k है, सॉरी, k1/k2 कितना है? 1/k। सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आंसर में h नहीं चाहिए एंड k1/k2 चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगा? k1 का फॉर्मूला लिखता हूं। k1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? h इन ब्रैकेट nu1 माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। करेक्ट है ना? k1 इज इक्वल टू h न्यू। नेक्स्ट साइड को जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उधर। सो k1 इज इक्वल टू h इन ब्रैकेट nu1 माइनस न्यू नॉट। सिमिलरली इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? k2 इज इक्वल टू h इन ब्रैकेट nu2 माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। तो अभी डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद k1/k2 इज इक्वल टू k1/k2 इज इक्वल टू h गेट कैंसल, nu1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? nu2 माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। एंड k1/k2 इज गिवन एज 1/k। सो 1/k इज इक्वल टू nu1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय nu2 माइनस न्यू नॉट। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि न्यू नॉट हमें निकालना है। तो nu2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू k nu1 माइनस k न्यू नॉट। ठीक है, अभी न्यू नॉट का टर्म एक साइड को लेता हूं, तो k न्यू नॉट को LHS को लेके जाऊंगा, तो k न्यू नॉट प्लस न्यू नॉट इज इक्वल टू k nu1 माइनस nu2 हो जाएगा। सो यहाँ पे न्यू नॉट अगर कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू k nu1 माइनस
न्यू2 रहेगा एंड देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय फॉर्मूला k न्यू1 माइनस न्यू2 डिवाइडेड बाय k plus 1. So this will be the formula for the threshold frequency. Okay, this will be the formula for the threshold frequency. प्रॉब्लम समझ में आया क्या? देखिए, एट फ्रीक्वेंसीज न्यू1 एंड न्यू2 रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/k है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो डायरेक्टली क्या किया है मैंने, इधर दो इक्वेशन लिखे। पहला इक्वेशन एच न्यू1 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस k1 हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन दैट इज एच न्यू2 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस k2 हो जाएगा। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्वेश्चन में बोला है। सॉरी, यहाँ पे एक वन मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए ना, ये गलती से मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस। ओके, क्योंकि के इंटू न्यू नॉट एलएचएस को आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस न्यू नॉट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब दो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले मैंने निकाले और उनका जस्ट डिवीजन किया है, दैट इज द ओनली थिंग। ओके, एंड क्वेश्चन में दिया है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मतलब k1/k2 कितना है? 1/k है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? k न्यू1 माइनस न्यू2 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है तो बोलिए। अभी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे सपोज इस तरह से इमीटर है। ओके, क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस। यहाँ पे एक इमीटर है, दिस इज द इमीटर प्लेट, और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट सोर्स। इमीटर और पॉइंट सोर्स के बीच में सपोज डिस्टेंस r है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड पॉइंट सोर्स। अभी सोर्स को कंटिन्यूअसली मैं दूर लेके गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट सोर्स जो है, ये पॉइंट सोर्स का सम इंटेंसिटी इमीटर पर गिरने वाला है। देयर विल बी सम इंटेंसिटी व्हिच इज फॉलिंग ऑन दिस इमीटर। ठीक है, सो इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका एक फॉर्मूला है। देखिए, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब जब पॉइंट सोर्स से हम कंटिन्यूअसली दूर जाते हैं तो स्क्वायर में इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस डबल होने पर इंटेंसिटी 1/4 होती है। डिस्टेंस मतलब पॉइंट सोर्स से हम कंटिन्यूअसली अगर दूर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस अगर डबल होता है तो इंटेंसिटी 1/4 होती है। डिस्टेंस अगर ट्रिपल हो जाता है तो इंटेंसिटी 1/9 हो जाती है। सिमिलरली पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस मैंने चेंज किया तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा मतलब इंटेंसिटी पर क्या डिपेंडेंट रहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडेंट रहता है। करेक्ट है ना? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब सैचुरेशन करंट
depends on intensity. So therefore, when a source is moved away from the emitter, photoelectric current क्या हो जाएगा? स्क्वायर में कम होना चालू हो जाएगा. Okay, so when a point source, so this is a very important statement, when a point source देखिए is moved away, okay, when a point source is moved away, when a point source is moved away, ठीक है, from emitter क्या होता है? सैचुरेशन करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डिक्रीजेस. ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो करंट विल आल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ओके डिस्टेंस रहेगा. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. Next important concept related to this is that suppose once again there is a emitter and यहाँ पे point source के बजाय अभी क्या है? line source है. Next question देखिए. Once again this is a emitter and यहाँ पे इस पर radiation अभी fall होने वाला है from a line source. Okay, suppose this is a line source. मतलब सोर्सेस ऑफ लाइट किस प्रकार के हो सकते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट या फिर लाइन सोर्स ऑफ लाइट. अभी लाइट सोर्स से इस पर इंटेंसिटी मतलब सर्टन लाइन सोर्स से क्या हो रहा है? इस पर रेडिएशन, इमीटर पे रेडिएशन क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है इमीटर पे. ठीक है, अभी मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से चेंज हो जाएगा? तो यहाँ पे इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स ऑफ लाइट, ओके, दैट इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रहता है. मतलब पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहता है, whereas लाइन सोर्स का इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली डिस्टेंस रहता है. मतलब मैंने डिस्टेंस डबल किया तो इंटेंसिटी हाफ होता है, डिस्टेंस ट्रिपल किया तो इंटेंसिटी 1/3 हो जाएगा. एंड जब इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा या फिर 1/3 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? वो भी हाफ या फिर 1/3 हो जाएगा. एंड देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूं मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, therefore photoelectric current, okay, that is current is inversely proportional to distance from that line source. Okay, so these two are very important point, you should know these points. Okay, so point source देखिए क्वेश्चन में क्या है? पॉइंट सोर्स मैं कंटिन्यूअसली इमीटर से दूर लेके गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा. और कैसे कम हो जाएगा? स्क्वायर में कम हो जाएगा. मतलब सपोज पॉइंट सोर्स का इमीटर से डिस्टेंस सपोज r है और बाद में डिस्टेंस 2r है. पहले करंट I है और बाद में करंट I डैश है, तो I डैश और I में रिलेशन क्या आ जाएगा? I डैश विल बी 1/4 टाइम्स I आ जाएगा. ओके, मतलब जब डिस्टेंस हम डबल करते हैं तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी और इंटेंसिटी 1/4 होने के कारण करंट भी 1/4 हो जाएगा. दिस इज रिलेटेड टू द पॉइंट सोर्स. एंड रिलेटेड टू लाइन सोर्स क्या आ जाएगा? सपोज लाइन सोर्स पहले डिस्टेंस r पे है, उसके बाद 2r डिस्टेंस पे रखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अभी क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी, पहले अगर करंट I है तो बाद में करंट I/2 हो जाएगा. मतलब डिस्टेंस अगर डबल करते हैं तो इंटेंसिटी हाफ होता है और इंटेंसिटी हाफ होता है तो करंट भी हाफ होता है. Because saturation current or photoelectric current is directly proportional to the intensity. Okay. Similarly यहाँ पे एक थर्ड इंपॉर्टेंट नोट भी है. अभी once again suppose यहाँ पे इमीटर है,
So this is the emitter once again. Okay, emitter. एंड इस पर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है. देयर इज अ बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम. बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है और मैंने इस बीम को अभी दूर लेके गया तो क्या हो जाएगा. अभी देखिए, इंटेंसिटी ड्यू टू बीम. ओके, इंटेंसिटी ड्यू टू बीम इज डिस्टेंस रेस टू 0 रहता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस रहता है. मतलब बीम, लाइट का बीम मैंने इमीटर से कंटिन्यूअसली दूर लेके गया तो इंटेंसिटी इमीटर पे गिरने वाला इंटेंसिटी, इमीटर पे पड़ने वाला इंटेंसिटी जरा भी चेंज नहीं होगा, एंड देयरफॉर करंट विल आल्सो डज नॉट चेंज. ओके, सो व्हेन beam of light is taken away from emitter, away from emitter, then photoelectric current does not change. Okay, so these are very important points which are required to be remembered from mains or NEET point of view. ठीक है, so once again इसका रिकैप लेता हूं. इसका रिवीजन देखिए कैसा हो जाएगा. रिवीजन विल बी लाइक दिस. फर्स्ट, एक पॉइंट सोर्स है तो कैसे रिलेशन आ जाएगा. पॉइंट सोर्स तो इंटेंसिटी is inversely proportional to r square and therefore current is also directly मतलब inversely proportional to r square. उसके बाद अभी लाइन सोर्स है. सपोज उसके बाद अभी लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स का इंटेंसिटी कैसे रहता है. इंटेंसिटी ऑफ लाइन सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता है एंड देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r. एंड थर्ड इज, इफ बीम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस में कोई भी रिलेशन नहीं रहता. ओके, मतलब बीम नजदीक रखो या फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और वो नजदीक रखो या फिर दूर पे रखो, इंटेंसिटी इमीटर पर उतना ही इंसिडेंट होने वाला है, गिरने वाला है, एंड देयरफॉर करंट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. सपोज देयर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस डबल किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस डबल करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 1/4 हो जाएगा. सपोज देयर इज अ लाइन सोर्स ऑफ लाइट एंड मैंने डिस्टेंस डबल किया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. एंड सपोज देयर इज अ बीम ऑफ लाइट है और बीम ऑफ लाइट का डिस्टेंस मैंने इमीटर से डबल किया तो क्या हो जाएगा, करंट विल रिमेन एज इट इज, करंट डज नॉट चेंज. ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस. इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए. हाँ, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए रिलेटेड टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट डजंट ओबे ओहम्स लॉ. ओके, सो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. उसमें इस तरह से कोई सेंटेंस हो सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ओहम्स लॉ ओबे नहीं करता. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट doesn't obey Ohm's law. Ohm's law obey नहीं करता है. okay, and it doesn't depend on exposure time. exposure time पर भी ये डिपेंडेंट नहीं रहता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपोजर टाइम. एक्सपोजर टाइम मतलब कितने टाइम रेडिएशन उस पर इंसिडेंट किया, उसका कुछ संबंध ही नहीं है.
मतलब जिस मोमेंट को हम रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे उसी मोमेंट पे क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एक्सपोजर टाइम मतलब कितना टाइम हमने रेडिएशन उस पर इंसिडेंट किया, उसका और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी संबंध नहीं है। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट doesn't depend on exposure time। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या दिया है देखिए, इमीटर एन आइसोलेटेड स्पीयर ऑफ वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इंसिडेंट विथ वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड स्पीयर है। आइसोलेटेड स्पीयर इज देयर। ओके, यहाँ पे आइसोलेटेड स्पीयर है एंड उसका वर्क फंक्शन कितना है, it has work function that is phi naught। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट डिपेंड ऑन एक्सपोजर टाइम। इसका मीनिंग पता चला क्या, देखिए एक्सपोजर टाइम मतलब कितना टाइम हम एक्सपोज करते हैं लाइट रेडिएशन, उसका कुछ भी संबंध नहीं है ना। मतलब ज्यादा टाइम एक्सपोज किया लाइट या फिर कम टाइम लाइट एक्सपोज किया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब जितनी देर तक लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होगा उतनी देर तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। ओके, लेकिन एक्सपोजर टाइम बढ़ाने के बाद मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है या फिर करंट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कम टाइम एक्सपोज करो या फिर ज्यादा टाइम एक्सपोज करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो रिमेन सेम। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार देखिए, देयर इज आइसोलेटेड स्फीयर, वर्क फंक्शन उसका कितना है, फाई नॉट है। वर्क फंक्शन इज फाई नॉट एंड इट इज इंसिडेंट विथ अ वेवलेंथ लैम्बडा। उस पर इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है, इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा है। तो क्वेश्चन इज दैट हाउ question is that the maximum number of photoelectron emitted are, question is that maximum number of photoelectrons emitted, ये हमें निकालना है। सो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, मतलब एक स्पीयर है, उसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है और उसका उस पर लैम्बडा वेवलेंथ इंसिडेंट किया है विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, तो रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। ओके, क्यों नहीं होंगे, देखिए सपोज दिस इज अ स्पीयर, इस पर हमने रेडिएशन इंसिडेंट किए। ओके, इस पर क्या किया है, रेडिएशन इंसिडेंट किया है। अभी रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड यहां से क्या इमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो जाएंगे लाइक दिस। और जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना। अभी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, वो निकलने नहीं देगा। ओके, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, सर्टन पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने पर इस स्फीयर पे क्या हो जाएगा, सर्टन पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने पर इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ जाएगा। ओके, मतलब एक सर्टन नंबर तक ही
फोटो इलेक्ट्रॉन स्फीयर से इमिट होते हैं, उसके बाद इमिट नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। ओके, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा और फिर से इलेक्ट्रॉन इमिट होने चालू हो जाएंगे। मतलब कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इस स्फीयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस इमिशन करना है तो। समझ में आ रहा है? लेकिन ये बैटरी को कनेक्टेड स्फीयर नहीं है, अभी आइसोलेटेड स्फीयर है, यहाँ पे दिया है ना, ये आइसोलेटेड स्फीयर है। वंस अगेन बताता हूं मैं, यहाँ पे एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उस पर लैम्बडा वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट किया है। रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इमिटिंग, एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल जाते हैं तब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन दी बॉडी, करेक्ट है ना? मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते रहेंगे वैसा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता 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 जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांग होगा, सॉरी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा बिटवीन दैट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल नहीं पाएंगे। ओके, अगर बाहर भी निकल के आ गए तो फिर से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर से वो स्पीयर में खींच लिए जाएंगे। So therefore there is a limit to which maximum number of electrons are emitted. तो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ये हमें अभी कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया कि देखिए, देयर इज आइसोलेटेड स्फीयर, उसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्बडा है, तो लैम्बडा वेवलेंथ कंटिन्यूअसली इंसिडेंट करने के बाद मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब रेडिएशन तो कंटिन्यूअसली ऑन है, फिर भी इलेक्ट्रॉन इमिशन उसके बाद बंद पड़ जाएगा। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप्स, ओके, वो हमें निकालना है। वो किस तरह से निकालना है, देखिए यहां पे पहले क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमें आइंस्टाइन्स इक्वेशन पता है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या है, hc by lambda is equal to phi naught plus kinetic energy max. Okay, so this is the formula, this is the Einstein's equation, hc by lambda in terms of wavelength. Okay, hc by lambda is equal to phi naught plus k max, मतलब लैम्बडा वेवलेंथ इंसिडेंट होने पर इतना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल सकता है। ओके, अभी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा, hc by lambda इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस, अभी काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, E इंटू फी नॉट रहता है। फी नॉट क्या है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्योंकि ये सभी रिलेशन मैंने जूल में लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखा है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मुझे रिप्लेस करना है तो E इंटू फी नॉट से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू फी नॉट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑल द टर्म्स इन दिस इक्वेशन आर इन दी जूल। जूल में मुझे सभी कैलकुलेशन करना है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी को देखिए फी नॉट से भी रिप्लेस कर सकता हूं या फिर E इंटू फी नॉट से भी रिप्लेस कर सकता हूं। अगर जूल में हमें रिलेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, के मैक्स को E इंटू फी नॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब कुछ रिलेशन हमें चाहिए तो जस्ट फी नॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब यूनिट कौन सा है उस पर डिपेंडेंट है। ओके, सो के मैक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या डाल सकता हूं मैं, ई फी नॉट भी डाल सकता हूं या फिर जस्ट फी नॉट भी डाल सकता हूं। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट यूज्ड इन दैट इक्वेशन। अभी hc बाय लैम्बडा का तो यूनिट कौन सा है, hc बाय लैम्बडा का यूनिट जूल ही आता है, तो hc बाय लैम्बडा अगर जूल में है, मतलब LHS अगर जूल में है तो RHS भी जूल में ही चाहिए ना, सो E इंटू ही नॉट लिखूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं hc बाय ई लैम्बडा लिखता,
लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं क्या करता, एच बाय ई लैम्डा लिखता, तो एच बाय ई लैम्डा का यूनिट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फी नॉट सिर्फ लिखना पड़ता, और फाई नॉट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही उस टाइम होता। यहाँ पे अभी फाई नॉट भी जूल में ही है। ये समझ में आ रहा है क्या? एनी डाउट इन दिस केस? जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया क्या? मतलब के ई मैक्स की जगह फी नॉट कब लिखना है और ई इंटू फी नॉट कब लिखना है, ये समझ में आया क्या? वो किस पर डिपेंडेंट है बोलिए? लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को एच सी बाय लैम्डा है या फिर जस्ट एच न्यू है। ओके, देखिए मैं फिर एक बार बता देता हूं, मुझे के ई मैक्स को निकालना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल डालना है। तो के ई मैक्स क्या होता है, देखिए के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू फी नॉट भी हो सकता है या फिर फी नॉट भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंडेंट है? यूनिट पर डिपेंडेंट है। अभी के ई मैक्स की जगह ई फी नॉट कब डालना है और फी नॉट कब डालना है, ओके ये ध्यान से सुनिए फिर एक बार। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एच सी बाय लैम्डा है। ठीक है, एच सी बाय लैम्डा का यूनिट क्या रहता है? जूल ही रहता है। एच सी बाय लैम्डा का यूनिट रहता है हमेशा जूल। ये दिमाग में फिक्स कीजिए पहले, एच सी बाय लैम्डा का यूनिट जूल रहता है। और हमें वो मेजरमेंट टॉपिक में हमने पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड को जो यूनिट रहेगा वही राइट हैंड साइड को भी यूनिट होना चाहिए। अगर एच सी बाय लैम्डा जूल में है तो राइट हैंड साइड का हर टर्म भी जूल में ही चाहिए। सो के ई मैक्स के लिए इधर क्या लिखना पड़ेगा? ई इंटू फी नॉट लिखना पड़ेगा, दिस इज इन जूल। अगर लेफ्ट हैंड साइड को एच सी बाय ई लैम्डा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर एच सी बाय ई लैम्डा या फिर एच न्यू बाय स्मॉल ई है। अभी एच सी बाय ई लैम्डा कौन से यूनिट में रहता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। तब क्या करूंगा मैं? के ई मैक्स की जगह जस्ट फी नॉट रखूंगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन निकालने के लिए क्या कीजिए, ये पार्ट जो वीडियो का है वो रिपीटेडली देखिए, ठीक से ध्यान में देखिए, रखिए। ओके, सो जो लेफ्ट हैंड साइड को यूनिट रहता है किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, वो राइट हैंड साइड को भी यूनिट रहता है, हर टर्म का यूनिट। सो किसी भी इक्वेशन में हर टर्म का यूनिट वही होता है, सेम यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उसको? डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन बोलते हैं, करेक्ट है ना? आपने पढ़ा होगा, चेक द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन और चेक वेदर दिस इक्वेशन